दोस्तों नमस्कार। पथ प्रदर्शक चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में देखते हैं। जो हम लोगों का मेन टॉपिक क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास पर लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उन पर आधारित प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पाणिनि की कौन सी पुस्तक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन है पाणिनि की पुस्तक कौन सी है जिसको उन्होंने लिखा, तो वो पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अष्टाध्यायी में पहले से संस्कृत व्याकरण के 8 चैप्टर में लिखी गई एक पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया गया है। तो यह इम्पॉर्टेंट किस लिए है कि संस्कृत व्याकरण के बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम किस लेखक ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है, तो आपका आंसर होगा पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी। ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आइए। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है, राजतरंगिणी। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक है। अगर हम किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक के बारे में जानें कि जो इतिहास के बारे में लिखी गई हो, तो वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है, तो वो है राजतरंगिणी, जो कल्हड़ ने लिखी। और इन्होंने लिखा है तो किसके ऊपर लिखा है ये राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी जो लिखा गया है ये है आपके, तो राजतरंगिणी का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक हो जाएगी जिसको कल्हड़ द्वारा लिखा गया। और इसमें जो है कश्मीर के राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो खैर आइए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे है मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका। लेकिन विलुप्त प्राय हो गई है ये मतलब कि इंडिका एज इट इज़ जो लिखी गई थी मेगस्थनीज के द्वारा, वो अभी हमारे किसी भी साहित्यिक लाइब्रेरी में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन इसके कुछ अंश जो मिलते हैं वो डायरोडोरस, स्ट्रैबो और एरियन की पुस्तकों में इसके कुछ अंश मिलते हैं कि उसमें इंडिका में ऐसा लिखा गया है। अगर प्रश्न कभी आए कि कहाँ पे अंश मिलते हैं, वैसे ये अपर लेवल एग्ज़ाम या जैसे पीसीएस या लोअर पीसीएस वगैरह में जो पूछा जाता है वहाँ पूछा जाएगा। आरपीएफ के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जानते रहिए कि मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इंडिका लिखी, जो कि अब विलुप्त हो गई है। खैर उसके बाद देखिए अलबरूनी की पुस्तक। अलबरूनी की बात की जाए तो अलबरूनी जो आया था ये महमूद गजनवी के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था। और इसने, यह ऐसा व्यक्ति था जो हिंदू संस्कृत में लिखे पुराणों ग्रंथों को पढ़ने वाला पहला मुसलमान था। तो अलबरूनी की पुस्तक जो थी वो तहकीके हिंद, या कहीं की नाम मिलेगा आपको किताबुल हिंद। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अलबरूनी की पुस्तक तहकीके हिंद थी, जिसमें भारत, उस समय के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी कौन था आप जानते ही हैं, सुबुक्तगीन का लड़का। और ये 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। आगे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने और कब की। अब देखिए, जब हम भारतीय इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले साहित्यिक प्रमाण के तौर पे किताबें ही थी जो साहित्य के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो उन साहित्यों को पढ़ने के लिए एक संस्था बनाई गई जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से एक संस्था थी। और इसके माध्यम से भारत के प्राचीन किताबों को, साहित्यों को पढ़ा गया। और पढ़ करके यहाँ के लोगों के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें थी उसके बारे में अनुमान लगाया गया कि तत्कालीन स्थितियाँ क्या थी, जिसके माध्यम से उसमें उलट फेर करके अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया, जिससे यहाँ के आम जनमानस में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये लगे कि हम पहले बहुत ही ख़राब थे और अब चूँकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं तो अब ये हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो ओवरऑल कहा जाए कि मैनिपुलेट करने के लिए ये संस्था बनाई गई। मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों की गई, तो भारतीय प्राचीन पुस्तकों या साहित्यों को पढ़ने के लिए की गई। और किसने की, तो सर विलियम जोन्स ने की। कब की, तो 1784 में किया। याद करिएगा, इसी के जस्ट पास आप देखेंगे 1785 में जो है अच्छा आगे है 7वें नंबर पे कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने और कब किया, तो विल्किंस 1785 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। खैर, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास की रचना है। ये किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो सर विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, इन्होंने कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवादित किया, ट्रांसलेट किया, किसमें, इंग्लिश में। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसमें थी, संस्कृत में थी, जो कालिदास द्वारा लिखी गई थी। और कालिदास विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य जो थे उनके दरबारी कवि थे। 7वां देखिए, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने और कब किया, तो विल्किंस ने किया, 1785 में किया। ये चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, अब एशियाटिक सोसाइटी की बात किया जाए तो बॉम्बे में जो बनी, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, वो कब हुई, तो 1804 में हुई। इसी तरीके से ग्रेट ब्रिटेन
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो वो कब हुआ? 1823 में। ठीक है, तो यहाँ मेन मुख्यतः क्या हो गया कि बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई वो 1784 में हुई, और 1804 में किसकी हुई? तो बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की, और 1823 में हमारे ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य ये था किसी भी तरीके से साहित्यों को पढ़ा जाए और उनसे उद्धृत ऐसी किताबों को लिखा जाए जो पाश्चात्य सभ्यता को उत्कृष्ट बताए और भारतीय सभ्यता को नीचा गिराने का काम करे। खैर, सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट किसकी रचना है? तो मैक्स मूलर। मैक्स मूलर एक जर्मनी का व्यक्ति था जो बहुत ही ब्रिटेन में रहता था और बहुत ही ईसाई धर्म से प्रेरित था, और उसने जो पुस्तक लिखी सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, अगर आपसे पूछा जाए सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट किसकी रचना है, तो मैक्स मूलर की रचना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो सेक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट है ये एक्चुअल में क्या था कि 50 ग्रंथों, जो भारतीय ग्रंथ थे, उन 50 ग्रंथों का अनुवाद की एक श्रृंखला बनाई गई और उन सब किताबों का एक समूह बनाया गया, ग्रुप बनाया गया, जिसे सीक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट के नाम से प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? मैक्स मूलर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगला पुस्तक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, भारत का इतिहास किसकी पुस्तक है? तो भारत का जो इतिहास है ये 1806 से लेके 1806 से 1818 के बीच में लिखा गया। और किसने लिखा? जेम्स मिल ने लिखा भारत का इतिहास, जो कि ये कहा जाता है कि जेम्स मिल भारत आया भी नहीं था और ब्रिटेन में रहते हुए वहाँ बैठे बैठे केवल कुछ सोर्स के माध्यम से ही भारत के इतिहास की पुस्तक लिखी, जिसमें इसने भारत को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करी। खैर, आगे आते हैं। 12वां नंबर क्या कहता है? तो 12वें नंबर पे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ, इन्हें वी स्मिथ भी कहा जाता है, V.A. स्मिथ। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ की, और 1904 मतलब 1904 में यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। ठीक है, ये डेट आपसे रेयर केस में पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा 1904 में V.A. स्मिथ ने क्या लिखा? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आई थिंक कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें तैयार हो रही हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि जो व्यवस्थित है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, इस तरीके से क्रम रूप से इतिहास का जो वर्णन किया गया इस पुस्तक में किया गया है, और इतिहास का एक व्यवस्थित वर्णन करने वाली ये पहली पुस्तक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे, हिंदू पॉलिटी किसकी पुस्तक है? तो हिंदू पॉलिटी जो है ये के.पी. जायसवाल की पुस्तक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और ये आती है 1924 में। ठीक है, 1924 में के.पी. जायसवाल द्वारा हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक लिखी गई। और हिंदू पॉलिटी के बाद जो है एक आती है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखिए, ये देखा जाए तो क्रमवार ही है। क्या किया गया कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत की जो राजनीतिक इतिहास है उस पर जो पुस्तक लिखी S.C. राय चौधरी ने लिखा, और उन्होंने महाभारत से लेकर के, ये देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महाभारत से लेकर के, ये 14 नंबर जो है इसको ध्यान से देखिए कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया ये महाभारत काल से लेकर के गुप्त काल तक, महाभारत काल से लेकर के गुप्त काल तक का पूरा इतिहास का जो वर्णन किया गया S.C. राय चौधरी का, वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के रूप में किया गया। अच्छा, अगला है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, किसकी पुस्तक है? R.C. मजूमदार। और यहीं से आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि R.C. मजूमदार ने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल लिखा, और वह 11 खंडों में प्रकाशित की गई। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ये पीछे में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए बस पुस्तकों को याद करना है कि कौन सी है कौन सी नहीं। चलिए आगे देखते हैं, 16वें नंबर पे आते हैं। तो 16वां नंबर जो है आपका ये है कि द वंडर दैट वाज इंडिया, किसकी पुस्तक है? A.L. बासम, एक लेखक थे जिन्होंने ये पुस्तक लिखा। चलिए आगे देखते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं कि जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो इन्होंने किताब लिखी, ठीक है, जो भी लिखा जैसे, लेकिन इन्होंने जो लिखा विंसेंट आर्थर स्मिथ या B.A. स्मिथ ने जो लिखा, इसमें 1/3 पार्ट जो पूरा का पूरा है वो सिकंदर के आक्रमण से प्रेरित है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
तो अगली पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया, किसकी पुस्तक है? तो A.L. बासम की पुस्तक है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1951 में आई है, 1951 में ये प्रकाशित हुई है A.L. बासम द्वारा। अगला है 17वां एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री और द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, किसकी पुस्तक है? तो डी डी कोसम्बी। ये पहले भारतीय लेखक हैं जो पाश्चात्य सभ्यता से पूरी तरीके से प्रभावित माने जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो ये पहली पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द या टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये 1957 में आई, डी डी कोसम्बी द्वारा लिखित है। और उसके बाद जो दूसरे नाम की है द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, ये भी डी डी कोसम्बी की पुस्तक है, ये 1965 में आती है। इन्होंने जो लिखा ये पाश्चात्य विद्वानों को सही मानते हुए इन्होंने लिखा है कि जो उन्होंने लिखा वो सही लिखा है। खैर अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज किसकी पुस्तक है? तो वी.के. रजवाड़े की पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका ईयर जो था वो 1926 था। आगे महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो महाभारत के श्लोकों पे बहुत ही अच्छा जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है कि महाभारत के टोटल श्लोक कितने हैं? 1 लाख। ध्यान रखिएगा ये पहले जय संहिता के रूप में जानी गई, तब इसमें जय संहिता के रूप में जानी गई, इसमें श्लोकों की संख्या कम थी। उसके बाद जब 24,000 हो जाती है श्लोकों की संख्या, तब इसे जो है जय संहिता के रूप में न जान करके इसे भारत कहा गया। क्या कहा गया? भारत। पहले क्या नाम था? जय काव्य अथवा जय संहिता, ठीक है। उसके बाद ये इसका नाम हो गया भारत, और जब इसमें संख्या 1 लाख पहुँच गई श्लोकों की तो उसे महाभारत कहा गया, या उसे ही क्या कहा गया? सतसहस्री कहा गया, सतसहस्री, ठीक है। तो अगर महाभारत का दूसरा नाम पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, सतसहस्री भी कहा जाता है। 1 लाख श्लोक थे उसमें, और शुरू में जो है कितने थे? तो शुरू में 8800 थे, जब इसे जय संहिता या जय काव्य के रूप में जाना गया तो 8800 था। और उसके बाद जब ये संख्या पहुंच गई 24,000 तो ये भारत के नाम से जाना गया। उसके बाद जब 1 लाख हो गई तो महाभारत के नाम से या सतसहस्री के रूप में जाना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि A history of ancient India, A history of ancient India और A history of South India किसकी पुस्तक है? तो ये नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में लिखा है ये बहुत ही उसको काव्यात्मक रूप से और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, इसलिए ये दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया किसकी पुस्तक है? नीलकंठ शास्त्री की। उसके बाद एक अलग से किताबों की श्रृंखला जिन्होंने निकाली आर.के. मुखर्जी साहब थे, और अलग अलग किताबें हैं, हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। तो कौन थे लेखक? आर.के. मुखर्जी थे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक कौन थे? पी.वी. काड़े थे, ये 5 खंडों में थी, ये भी ध्यान रखिएगा, 5 खंडों में इसमें प्रकाशित की गई थी। आगे हिस्टोरिया के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया के लेखक हेरोडोटस हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है कि पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी, जिसमें उस समय समुद्री तटों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये किसी मिस्र से चले हुए यात्रा करने वाले व्यक्ति की पुस्तक है, जिसका नाम नहीं पता है इसलिए यहाँ अज्ञात लिखा गया। खैर पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी के बारे में इसमें क्या लिखा गया है? तो भारतीय समुद्री तटों के बारे में उस समय के इतिहास का वर्णन मिलता है। भारत का भूगोल किसने लिखा? तो टालमी ने लिखा, ठीक है। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? प्लिनी की। इसमें उस समय के जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में इसमें जिक्र है। वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? सीयू की। और आपको पता होगा वेनसांग आया था भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और इसकी पुस्तक का नाम था सीयू की। कंग्यूर और तंग्यूर ये किसकी पुस्तक है? तो कंग्यूर और तंग्यूर के लेखक थे तारानाथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लिया जाएगा, कंगूर किसकी है या तंग्यूर किसकी है, या दोनों साथ में आ सकते हैं। तारानाथ इसके लेखक हैं। विक्रमांक चरित के लेखक कौन है? इसका लेखन कार्य किसने किया? तो लेखक कौन है? विल्हड़ है। और विल्हड़ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार विक्रमांक चरित में मतलब बताया। और ध्यान रखिएगा कि विल्हड़ के द्वारा ये बताया गया विक्रमांक चरित जो है, ये विक्रमादित्य कोई शासक थे आपके, तो विक्रमादित्य चालुक्य राजा थे। विक्रमादित्य आप 6 कह सकते हैं, विक्रमादित्य 6 जो थे 6ठे नंबर के,
या इस तरीके से भी इंडिकेशन होता है। विक्रमादित्य 6 जो थे उनके चालुक्य राजा के बारे में उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है विक्रमांक चरित में, जिसके लेखक पिल्लड़ है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। वेनसांग फिर इनकी जीवनी किसने लिखी? तो इन्हीं के एक मित्र थे वेली, और उन्होंने वेनसांग के पूरे यात्रा वृत्तांतों के बारे में और उनके बारे में लिखा है। किस पुस्तक में? तो वेनसांग की जीवनी के नाम से ये पुस्तक है और लिखने वाले वेली हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। एक बार आप मिला लीजिएगा विभिन्न प्रकार के प्रीवियस ईयर बुकलेट, आपके पास अगर कोई किताब होगी तो उसमें मिला लीजिएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्राचीन भारत के इतिहास से ये पूछा जाता है। धन्यवाद।